देखिए सागर, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें संतुष्टि वाली बात है। और जिस तरह के बयान चिराग पासवान के आए हैं उसको आप देख लीजिए। अगर देना भी होगा तो ये सीट लालू प्रसाद के खाते से जाएगी, न कि चूंकि उधर सीट तो बच ही नहीं रहा है। तो 130 सीटों में से 20 सीट देने के बाद 110 सीट जो है उस पर राजद चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि ये लोग जाति कर रहे हैं मेरे साथ, और ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपने देखा कि जीतन राम मांझी निकल गए। निकल करके वो जिसके साथ विरोध में चुनाव लड़े थे या जिसके विरोध में थे उसी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। आपने देखा कि वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए। सारी चीजें आपके नजर के सामने हुई हैं। पर फिर से वहां ये तीनों के तीनों दल जो हैं महागठबंधन से होकर के आए थे। हाँ। आपको पता है कि 2019 का चुनाव इन लोगों ने साथ लड़ा था। ऐसी स्थिति में बहुत लोगों की नाराजगी भी हो सकती है। बहुत लोगों ने बहुत सारे अरमान पाल रखे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अपने कई लोगों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पहले से कह के रखते हैं कि आपको इस बार चुनाव लड़ाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चर्चा गरम है। हर रोज की भांति आज भी हम आपको चर्चा गरम में ये बताने जा रहे हैं कि अब बिहार में क्या कुछ नया होने जा रहा है। और आज दिन की बात छोड़ दें तो पूरे ये जो चुनावी वर्ष में कौन सी बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है, इस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। और देखिए, बाबा हमारे साथ हैं। हर रोज हम एक नए टॉपिक को लेकर आते हैं और आपके सामने विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। लेकिन आज का टॉपिक काफी खास है। जी हाँ, आज का टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि आज के टॉपिक से ही बिहार की वर्तमान सियासत करवट लेगी और एक नया मूवमेंट बनेगा। एक नई दिशा में बिहार की सियासत जाने वाली है। जी हाँ, 243 सीटों पर गठबंधन किन किन दलों का होने वाला है और कितने कितने सीट फाइनल होने वाले हैं, आज इस पर चर्चा होगी। और एकदम फाइनल डेटा के साथ बाबा आपको आज बता देंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर कहां से चुनाव लड़ने वाली है। सीधे चलते हैं बाबा के पास। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद सागर जी, आपने तो पूरा बता ही दिया कि 243 सीटों का जो तिलिस्म है उसे तोड़ने की हम आज कोशिश करने बैठे हुए हैं। और इस तिलिस्म को तोड़ने के पहले हम आपको दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। आज हम सीट शेयरिंग का समझौता जो है हमारे पास जो आया है इनपुट, उस इनपुट के आधार पर दिल्ली और पटना दोनों जगह 2 बैठकें हुई है। बिल्कुल, बहाना जो भी रहा हो, कहीं घुगनी पर हुआ है तो कहीं दही चूड़ा पे हुआ है, लेकिन फैसला हो चुका है। खास करके जब 2 बड़े दल किसी भी गठबंधन के आपस में बैठ करके चर्चा कर लेते हैं तो छोटे दलों के लिए वो अपना स्पेस निकाल देते हैं कि इस आधार पर उनके साथ हम आगे, और उसके तो रिएक्शन भी है, उसका तो रिएक्शन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए, सीट शेयरिंग के समझौता में अक्सर जब सीट शेयरिंग का समझौता की घड़ी आती है तो चाहे जितना भी मजबूत गठबंधन हो, उस गठबंधन में जो ज्वार भाटा आता है तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो हिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही स्थिति हुई है। और इसमें जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसमें आपने राहुल गांधी को देखा होगा। राहुल गांधी जो पटना आए थे तो आए तो किसी दूसरे कारण से थे। लोगों को उम्मीद भी थी कि राहुल गांधी आए हैं तो जो महागठबंधन है उस गठबंधन को का कुछ स्वरूप बदलेगा, या हो सकता है कि वो पटना में आकर के अपने लोगों को कहें कि नहीं, आप जो तैयारी कर रहे हैं हम अब किसी के साथ नहीं चलेंगे, किसी के लिए मजबूर नहीं रहेंगे, हम अपने हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति करेंगे, जिसकी तैयारी कांग्रेसी कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे गठबंधन समाप्त होने की बात जो तेजस्वी यादव ने कह दी थी, लालू प्रसाद ने जो ममता बनर्जी के हाथ में देने की बात कह दी थी, उन सभी का माफी मांगने आए थे कि अगर गलती कुछ हुई हो तो आप हमको माफ कर दिए, गठबंधन मत तोड़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिंपल सी बात समझिए कि वैसी स्थिति में और इतनी बुरी स्थिति अगर कांग्रेस की हो जाती है तो निश्चित रूप से चिंता का कारण है। दूसरी तरफ हम आते हैं, नीतीश कुमार पटना में है। नीतीश कुमार के अपसेंटी में एक बड़ी दही चूड़ा के भोज पर मीटिंग हुई है और खास करके जो थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचे हुए थे उस मीटिंग में। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार वो पहुंचे थे 1 महीना के अंदर में। आपको याद है कि इससे पहले भी एनडीए की बैठक हुई थी तो वहीं हुई थी, संजय झा के आवास पर हुई थी। यानी कि संजय झा का कद जो है वो बड़ा हुआ है और निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी के फैसले को लेने के लिए सिर्फ अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नहीं, ये कह करके नहीं कि उनको सिंबॉलिक दिया गया है, बल्कि वो फैसले अब लेने लगे हैं। जिस प्रकार अमित शाह से उनका डायरेक्ट इंटरप्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि जो चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में अभी हाल फिलहाल में आए हैं, अगर वो अभी कुछ
फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उनके वोटर्स भी क्या कहेंगे। बार बार इधर उधर आने जाने से नीतीश कुमार की जो छवि थोड़ा सा जो धूमिल हुई है, उसका कारण है कि देखिए नीतीश कुमार तो स्थिर है। एक बहुत अगर इंपॉर्टेंट बात हम कहें, अगर इस बात को कहें तो नीतीश कुमार जहां है वही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही है। सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं, 24 घंटे के लिए छोड़ते हैं और 24 घंटे के बाद फिर से बन जाते हैं भाई, मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ लेते हैं। कार्यकारी रहते हैं और कार्यकारी होकर के तुरंत बन जाते हैं। तो उनके साथ वाले लोग बदलते रहते हैं, बिल्कुल बदलाव उनमें होता है। नीतीश कुमार कांस्टेंट है, जहां है वहां है, लेकिन नीतीश कुमार पर बार बार पलटने का दाग भी लगता है। अब ऐसी स्थिति में जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसको अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 243 सीटों को इलास्टिक नहीं कि उसको ऐसे खींच करके बढ़ा दीजिएगा, फैसला आपको 243 में ही करना है। ऐसी स्थिति में बहुत लोगों की नाराजगी भी हो सकती है। बहुत लोगों ने बहुत सारे अरमान पाल रखे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो अपने कई लोगों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पहले से कह के रखते हैं कि आपको इस बार चुनाव लड़ाएंगे, आपको टिकट देंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या होगी। हम थोड़ा सा 2020 की तरफ चलते हैं। 2020 में आप 2 गठबंधन की बात देखे होंगे। दोनों गठबंधन में एक एनडीए गठबंधन और दूसरा महागठबंधन। महागठबंधन में 5 दल हुआ करते थे जी, और एनडीए में 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी। 2020 के चुनाव से पहले अचानक से सीट शेयरिंग का समझौता आया और उस घड़ी में दोनों ही गठबंधन बिखर गए। बिखरने का नतीजा क्या हुआ? बिखरने का नतीजा हुआ कि दोनों ही गठबंधन के लोग या तो इधर उधर किए या फिर एक नया गठबंधन बना करके या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े, जिसका खामियाजा, जिसका फायदा और बिहार की जनता के लिए भी बहुत माथापिच्ची हो गया कि वो वोट करे तो किसे करे। क्या वो चिराग पासवान के लिए लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करे? उपेंद्र कुशवाहा एक नया गठबंधन बनाए कर रहे हैं, उनको करे? भारतीय जनता पार्टी को जो गठबंधन है एनडीए का वो करे, उसको करे? नीतीश कुमार के गठबंधन को करे, नीतीश कुमार के नेतृत्व को करे? या फिर वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन का समर्थन करें? इन सारे उलझनों में आपने देखा होगा कि सीट का बंटवारा हुआ था। सीट के बंटवारे में अगर हम गौर करके देखें तो हम थोड़ा सा इस चीज को अलग दिशा से देखना शुरू करें तो 2015 में थोड़ा सा जाना पड़ेगा जी। थोड़ा सा इन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे दल हैं जो 2015 में दूसरे गठबंधन में थे, फिर से वापसी किए हैं, या कुछ ऐसे दल हैं जो दूसरे गठबंधन में है, वो पहले दूसरे गठबंधन में थे जी। यानी कि आप नीतीश कुमार की बात कर लिए, 2015 में वो महागठबंधन में थे, 101 101 27 का 101 101 और 41 का सीट शेयरिंग समझौता हुआ था, जिसमें से 80 71 और 27 सीटें जीत करके आए थे। इसको यहीं ड्रॉप कर दे। इस गठबंधन में 3 ही दल थे, बाकी का जो एनडीए गठबंधन था उसमें 5 दल थे। भारतीय जनता पार्टी उसमें थी, माफ कीजिएगा 4 ही दल थे। भारतीय जनता पार्टी उसमें थी, आरएलएसपी थी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, जो आरएलए में आज के डेट में है, जीतन राम मांझी की पार्टी थी और वीआईपी थी। हालांकि वीआईपी सक्रिय रूप से जब चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी और सीट शेयरिंग का समझौता कम आया तो ये तीनों के तीनों जी, पर फिर से वहां ये तीनों के तीनों दल जो हैं महागठबंधन से होकर के आए थे। हाँ। आपको पता है कि 2019 का चुनाव इन लोगों ने साथ लड़ा था जी। अगर 2019 के चुनाव की अगर बात करें हम तो सब लोग संतुष्ट होकर के चुनाव लड़े थे और सबको मन मुताबिक सीटें मिली थी। हाँ। जिसमें आपने देखा होगा कि वीआईपी को 3 सीटें, जीतन राम मांझी को 3 सीटें और 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिला था। लेकिन 2020 के चुनाव से पहले जो अरमान थे, जिस तरह की बातें थी और एक डर था शून्य पर बोल्ड होने का, चूंकि तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये लड़ा गया था और तेजस्वी यादव खुद ही एक भी सीट लेकर के नहीं आए, तो इन लोगों को भी डर हो गया कि आगे हमको क्या करना है। अभी तलाश कर ही रहे थे कि अपनी जमीन, तब तक तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि ये लोग जाति कर रहे हैं मेरे साथ। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपने देखा कि जीतन राम मांझी निकल गए। निकल करके वो जिसके साथ विरोध में चुनाव लड़े थे या जिसके विरोध में थे उसी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। आपने देखा कि वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए। सारी चीजें आपके नजर के सामने हुई हैं। इसके बाद तुरंत उपेंद्र कुशवाहा भी बाहर हो गए और अंतिम समय में जिस दिन सीट शेयरिंग के समझौता की चर्चा हो रही थी, जिस दिन मीडिया को बताया जा रहा था कि कौन कितने सीट पे लड़ रहा है, उस दिन जैसे ही शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे ही मुकेश सहनी बाहर चले आए। ये दोनों जो हैं जब इधर आए तब तक चिराग पासवान की विदाई का कहानी शुरू हो चुकी थी।
चिराग पासवान एनडीए में थे, बहुत मजबूत थे, और चिराग पासवान को बाहर कर दिया गया। 122-121 का फॉर्मूला तय हुआ था, और उस फॉर्मूले पर आपको पता होगा कि दोनों ही चुनाव लड़े थे और दोनों ने अपने अपने एलायंस पार्टनर बनाए थे। वीआईपी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जिसे 9 सीटें मिली थी, और 7 सीट मिली थी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को, जिसे नीतीश कुमार ने दिया था। ये सारी चीजें अब आप समझ गए हैं। अब इस पूरी परिस्थिति में जो वर्तमान आप देखे होंगे कि हम बात कर रहे थे दोनों ही गठबंधन की मीटिंग की, दोनों गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब दिल्ली में बैठक हो रही थी तो बाकी के घटक दल नहीं थे, सिर्फ 2 ही लोग थे वहां, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। बाकी किसी दल के लोग वहां नहीं नजर आए, तस्वीरों में भी हमें नजर नहीं आए, जबकि दही चूड़ा का भोज था। लेकिन दही चूड़ा के बहाने एक हो सकता है कि अंदर बैठे बैठे लोग दही चूड़ा खा करके, दही का टीका लगा करके, बहुत कुछ होता है। जो पटना में फैसला नहीं हुआ वो फैसला दिल्ली में हुआ, और इसको लेकर के अमित शाह के साथ निश्चित रूप से बातें हुई होंगी, और फिर से फॉर्मूला कोई तय हो गया है। उस फॉर्मूले की भनक अभी तक किसी को नहीं लगी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव साथ बैठ करके एक फैसला किए हैं, जिसमें राहुल गांधी ने, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि लोग सोच तो कुछ और रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन अभी है और उसी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, ये कह करके कांग्रेसियों के एक तरफ समझिए तो पैकअप कर दिया, और कई कांग्रेसियों के अरमानों पर पानी फिर गया। जो नाराजगी थी आप ही ने कवर किया था, और जिस तरह की नाराजगी थी शायद वो कानों तक नहीं जा पाई। यही कारण है कि उनको ये फैसला लेना पड़ा। अब जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं इधर से उधर होने का। तो हम एनडीए गठबंधन की जो सीट शेयरिंग का समझौता है वो बताएं, उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं और सीट शेयरिंग के समझौता किस तरह से होंगे। 243 सीटों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो जीतन राम मांझी का जो व्यवहार आपको नजर आया, जिस तरह का उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है, एक दिन पहले वो कुछ और कह रहे थे, कुछ क्या मैंने वो सीट शेयरिंग पर ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कम से कम 20 सीटें तो उन्हें चाहिए। अब इसको अगर पीछे आप आकर के देखें तो उनको 2020 में कितना सीट मिला था? 7 सीट। लेकिन 2015 में उनको ज्यादा सीटें मिली थी, और 2015 में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को, मांझी को 20 सीटें मिली थी जी। उसी 20 सीट पर वो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और वो चाह रहे हैं कि उनको एनडीए दे। अगर एनडीए नहीं देता है तो कहीं ना कहीं तलाश वो करेंगे। ये प्रकृति रही है उनकी, इस चुनाव में उनके साथ, उस चुनाव में उनके साथ। तो उस प्रकृति के तहत अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं, जिसकी चर्चा आप सुने होंगे कि कर रहे हैं राहुल गांधी, तो वहां उनको जीतन राम मांझी को 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। माफ कीजिएगा, 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अब जो पशुपति कुमार पारस का एपिसोड आपने देखा होगा। पशुपति कुमार पारस एक तरह से समझिए, आपने सुना भी होगा कि पशुपति कुमार पारस मिलने जो गए हैं लालू प्रसाद से, उसके ठीक पहले एक बयान आया है अमित शाह का। अमित शाह ने कहा कि उनके लिए तो हम सोच ही रहे थे। तो वहां एक से अनऑफिशियल है, लेकिन मैंने उन्होंने जो बातें कही है वो छन करके जो आई है उसमें, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होता तो 1-2 सीट वो देते, उनके परिवार के 2-3 लोग को लड़ना है उसको देते। लेकिन यहाँ आकर के उन्हें कम से कम 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं पारस को, पशुपति कुमार पारस को। इसके बाद अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में 2020 के, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत खराब रहा। 19 सीटें जीत करके आई, तो 30 से 40 सीटों के बीच में उसको निपटा दिया जाएगा। ये कंफर्म लगता है कि 30 से 40 सीटों में निपटा दिया जाएगा। अगर विशेष परिस्थिति में मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी को भी 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक लेफ्ट भी वहां पहुंची हुई है, और लेफ्ट ने बेहतर प्रदर्शन किया था। पिछली बार 29 सीटों पे लड़ी थी, इस बार 30 सीट पे लेफ्ट का चुनाव लड़ना लगभग निश्चित लग रहा है। इसके बाद जो परिस्थितियां जो बन करके आ रही हैं उसमें आपके 130 सीट के आसपास बचते हैं, जो कि आप अगर बात करें तो 144 सीटों पे 2020 में चुनाव लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर वो कांग्रेस से कराती है तो उसे खुद को भी थोड़ा सा डाउन करके लेना पड़ेगा, और एक मजबूत गठबंधन जातीय समीकरण के साथ साथ सब कुछ साधने के लिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा इधर से नाराज होते हैं
तो उपेंद्र कुशवाहा दूसरे खेमे में जाते हैं। तो जैसे 2015 में उनको 23 सीटें मिली थी और 2020 में वो लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था 5 दलों के साथ जी, जिसमें 6 सीटें जीत करके भी आई थी वो ग्रैंड अलायंस, जिसमें 5 सीट AIMIM का था और BSP का 1 सीट था। ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो कुशवाहा को 20 सीटें मिलेगी और इन 20 सीटों पर को अगर देना भी होगा तो ये सीट लालू प्रसाद के खाते से जाएगी, न कि चूंकि उधर सीट तो बच ही नहीं रहा है। तो 130 सीटों में से 20 सीट देने के बाद 110 सीट जो है उस पर राजद चुनाव लड़ सकती है। और ये इसलिए होगा कि राजद बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो, इसलिए छोटे छोटे दल मिल करके उसका स्क्रू जो है वो विभिन्न एंगल पे टाइट करके रखेंगे। ये परिस्थितियां बन रही हैं और इसी परिस्थिति को लेकर के 243 सीटों का जो समीकरण है जो हमारे पास उड़ते उड़ते पहुंचा है कि दिल्ली वाला तो अभी तक नहीं आया, थोड़ा टाइम लगता है, कुरियर से आता है ना, लेकिन पटना वाला झटाक से हमारे पास आ गया है। और पटना वाले में ये संभावनाओं के साथ सीट शेयरिंग के समझौते के आंकड़े जो हैं वो ड्राफ्ट करके रख लिए गए हैं, सिर्फ नाम उसमें भरना बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कौन कौन से नाम नए जुड़ते हैं और कौन पुराने नाम को उसमें से काटा जाता है। क्योंकि जैसे सीट शेयरिंग का समझौता शुरू होगा उसमें कई लोग कटेंगे और कई लोग जुटेंगे। ये आज का हमारा जो था वो सीट शेयरिंग के समझौता से जुड़ा हुआ ये विशेष चर्चा जिस बात की चल रही है, जहां आकर के पूरा मामला जो है पेचीदा होने की संभावना बन रही है। हम उस पर आप तो बाबा जो गठबंधन की बात आप बता रहे हैं तो उसमें क्या ये लग रहा है कि संभावनाएं हैं कि पलटी होगा, इधर से उधर लोग जाएंगे और ये जो 5 दल मिलके फिर से लड़ेंगे चुनाव? देखिए सागर, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें संतुष्टि वाली बात है। और जिस तरह के बयान चिराग पासवान के आए हैं उसको आप देख लीजिए। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोई बयान उनका नहीं आया, लेकिन फिर 24 घंटे के पहले की बात करें तो आप ही से बयान दिया था, जिस बयान में बहुत कुछ था अरुण भारती ने। इसके बाद जीतन राम मांझी ने तो खुल के कह दिया कि हमें कमजोर समझा जा रहा है, हमें झारखंड में भी ह्यूमिलिएट किया गया, हमें तो दिल्ली में भी हमको नहीं समझा गया। तो बिहार में तो हमें समझा जाएगा ना, बिहार में तो हम ताकतवर है ना। कमजोर कड़ी के रूप में आप देख रहे हैं मांझी को? नहीं, कमजोर कड़ी के रूप में नहीं देख रहे हैं। एनडीए से छटकने के लिए मांझी के साथ सबसे बड़ी बात है कि मांझी को कई लोगों की बातें को कई लोगों के साथ जो वादा किए हैं वो पूरा करना होगा। अब लड़का लड़की के ब्याह होता है, दहेज सकार लीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? मारे ना होगा। और ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हालांकि बयान तो आया नहीं है अभी तक। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की तरफ बयान नहीं आया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बोलते बहुत कम, लिमिटेड है। आपने उनको 1 सीट दिया और क्या लगता है कि आप जिस आदमी ने उनको हराया उसी के साथ आप जश्न मना रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या उनके मन में नहीं होगा क्या? उनके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव का परिणाम आया था उनके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद बोला कि लेकिन की कमी है। नहीं, वो तो कैलकुलेटेड वर्ड ना था। किस कारण से हारे उस कारण को आइडेंटिफाई करके उनके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। अभी पहला ही बयान आया था कि उन्होंने तुरंत उस पर विराम लगाया और कहा कि होता है, क्या हुआ मेरे साथ हमको नहीं पता है, ये समझे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम उसके पार्टनर के रूप में लड़ रहे थे। प्रतिष्ठा सिर्फ मेरी नहीं थी, प्रतिष्ठा पूरे एनडीए समाज की थी, एनडीए गठबंधन की थी। और इसको कहने का मतलब और इस बात को बहुत कैलकुलेटेड करने का यही कारण था कि हमने, आपको याद होगा कि जब जैसे उनका बयान आया था हमने आपको बता दिया था, हमने खुलेआम पहला चैनल हमारा था जो ये बताया था कि हार तो गए हैं लेकिन उनको इनाम मिलेगा। उनके जैसे बयान आए ना वैसे ही हमने कह दिया था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल होगा, ये सीट शेयरिंग कब तक लग रहा है कि आपको ये अमली जामा पहनेगा, ये कब तक फाइनल होगा? हमने आपको कल बताया था, याद है? मैंने कहा था आपको कि सातू खा करके हमारे यहाँ जतरा बनाया जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए बाबा ने क्लियर कट फिर से आपको बताया है। कल तो हम केवल यही चर्चा कर रहे थे कि सतुआन के बाद बिहार की राजनीति स्पष्ट रूप लेगी, लेकिन क्या स्पष्ट रूप लेगी वो कल हमने नहीं बताया था, उसको आज बाबा ने क्लियर किया है कि देखिए संभावनाओं के ही आधार पर अगर देखा जाए, अगर मांझी इधर आते हैं परंतु कुशवाहा इधर आते हैं, वीआईपी इधर रह जाती है, तो फिर सीटों का समीकरण और वहां वाला जैसे आएगा ना दिल्ली वाला, वो भी बताएंगे। हाँ, वो भी बहुत जल्दी बताएंगे। अमित शाह और संजय झा की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है,
वो चर्चाओं में तो है। वहां से कल तक लगता है कि वहां से जो खबरें हैं हमारे पास आएंगी और कल हम वहां के बारे में भी यानी एनडीए खेमे के बेसिस शेयरिंग के बारे में स्पष्ट जानकारी देने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816